नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। देश में 10 साल बाद गठबंधन की राजनीति का दौर फिर से लौट आया है। हालांकि जो गठबंधन सत्ता में लौटा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी उसे साथ लेकर ही चलते रहे हैं। लेकिन इससे पहले सहयोगी दलों की उन्हें व्यवहारिक तौर पर कोई जरूरत नहीं थी। सिर्फ राजनीतिक नैतिकता और सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत की वजह से वो एनडीए की सुनते थे। इस बार सहयोगी पार्टियां सरकार के लिए जरूरी हैं और राजनीतिक अनुभव यही है कि ऐसे हालात में गठबंधन की सरकार में किसी के लिए भी खुलकर अपना एजेंडा चलाना मुश्किल होता है। देश में जब भी गठबंधन की सरकारें बनी तब क्या हुआ? सत्ता और सियासत के जोड़ तोड़ और दावपेच की कहानियों पर ही है हमारी टेली सीरीज गठबंधन द आर्डुअस अलायंस, जिसके पहले एपिसोड में देखिए समझौता द कोएलिशन कंपल्शन, गठबंधन की वो पहली शर्त जिससे एनडीए का जन्म हुआ। और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार क्या न्याय करूंगा। 16 मई 1996, नई दिल्ली। न्याय करूंगा। पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी को मालूम था कि उनकी सरकार चलेगी नहीं। कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था। 161 सीटों वाली सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया। अगर इनकार करते तो ये राजनीतिक पलायन होता, इसलिए वाजपेयी ने सरकार बनाने का फैसला किया। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि बहुमत का इंतजाम कैसे होगा। 1996 में बीजेपी का चुनाव से पहले सिर्फ 2 पार्टियों के साथ गठबंधन था, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ और बिहार में समता पार्टी यानी आज के जनता दल यूनाइटेड के साथ। बीजेपी ने लाख कोशिश की, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के अलावा किसी पार्टी ने वाजपेयी सरकार को समर्थन नहीं दिया, क्योंकि कोई भी पार्टी राम मंदिर, आर्टिकल 370 और समान नागरिक संहिता के एजेंडे पर चलने वाली बीजेपी के साथ नहीं आना चाहती थी। 27 मई 1996, लोकसभा, संसद भवन, नई दिल्ली। हम विजयी हुए, हमें विनम्रता है, पराजय में तो आत्म मंथन होना चाहिए। विश्वास मत हासिल करने में नाकाम होने के बाद बीजेपी ने मान लिया कि गठबंधन के बिना सत्ता नहीं मिलेगी और गठबंधन के लिए जरूरी था कि बीजेपी अपने तीनों एजेंडा राम मंदिर, आर्टिकल 370 और समान नागरिक संहिता को ठंडे बस्ते में डाल दे। कानून बनाओ, आपकी राय के खिलाफ कानून बनाओ। बीजेपी ने यही किया। उसने तीनों मुद्दों को अपने दम पर बहुमत मिलने तक पीछे छोड़ा तो एक के बाद एक क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी से जुड़ती चली गईं। उन्नीस 1998 में लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों का मुकाबला बीजेपी से नहीं बल्कि उस गठबंधन से था जिसे नाम दिया गया एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। एनडीए का दायरा बढ़ा तो सीटें भी बढ़ी। 1998 में 13 पार्टियों के गठबंधन एनडीए को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन निर्दलीय और छोटी पार्टियों के समर्थन से अटल बिहारी वाजपेयी ने 276 सांसदों के समर्थन से काम चलाऊ बहुमत की सरकार बना ली। 19 मार्च 1998, नई दिल्ली। गठबंधन की सरकार चलाने की मजबूरी में बीजेपी ने हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ दिया था कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस पर बीजेपी के नेताओं को बार बार सफाई देनी पड़ी। संसद से सड़क तक विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर राजनीतिक छींटाकशी भी करती रहीं।
राम मंदिर की चर्चा नहीं है, 370 धारा समाप्त करने का उल्लेख नहीं है। I can only say that our track record of the last 1.5 years is proof that this government will guarantee security, justice to all minorities, Muslims, Christians, everyone. लेकिन गठबंधन के लिए हद से ज्यादा नरम रवैया भी वाजपेयी सरकार के काम नहीं आया। मार्च 1998 में जिस एनडीए को जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके ने बिना शर्त समर्थन दिया था, उन्होंने 13 महीने बाद एक दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और बिना देर किए तत्काल प्रभाव से वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 14 अप्रैल 1999, नई दिल्ली। AIADMK to withdraw its support to the government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee with immediate effect. साल 1999 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का कुनबा 24 पार्टियों का हो चुका था। बीजेपी ने एक बार फिर सीटें तो 182 ही जीती थी, लेकिन तीसरी बार पीएम बने अटल बिहारी वाजपेयी 300 से ज्यादा सीटों वाले एनडीए के नेता थे। Democracy has won, destabilization has lost. 13 अक्टूबर 1999, नई दिल्ली। एनडीए की तीसरी सरकार पूरे ठसक से चली, लेकिन गठबंधन सरकार चलाने की मजबूरी में अपने सियासी सिद्धांतों से समझौता बीजेपी के समर्थकों को पसंद नहीं आया। साल 2004 में तमाम उपलब्धियों के बावजूद बीजेपी हार गई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सरकार चलाने के लिए अपने एजेंडा यानी हिंदुत्व की राजनीति से समझौता। एनडीए की हार के 10 साल बाद 16 मई 2014, अहमदाबाद, गुजरात। मैं पूरे देश के सभी नागरिक भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि हिंदुस्तान के हर कोने से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिले। शायद ही देश में किसी ने सोचा होगा कि कांग्रेस के बिना भी कोई दल अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत लेकर के शासन में आ सकता है। ये चुनाव भी एनडीए ने ही लड़ा था, लेकिन जीत मिली थी नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को। पूर्ण बहुमत से सत्ता में आते ही पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की झांकी दिखाई, जिसका असर 2019 के चुनाव में दिखा। मां भारती की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। पीएम मोदी के करिश्मे और राष्ट्रवाद की लहर पर सवार बीजेपी 303 सीटें जीतकर सत्ता में लौटी, तो बीजेपी के सबसे अहम 3 मुद्दों में 2, आर्टिकल 370 का अंत और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का वादा धूम धड़ाके से पूरा हुआ। बीजेपी को उम्मीद थी कि तीसरी बार उसकी जीत और जोरदार होगी, इसीलिए 2024 के चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन ये दांव नहीं चला। बीजेपी के समर्थक अति आत्मविश्वास का शिकार हो गए और बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत से चूक गई। इस जनादेश का मतलब क्या था? ये पीएम मोदी के 4 जून के भाषण से ही साफ हो गया। 4 जून 2024, बीजेपी मुख्यालय, नई दिल्ली। सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। केंद्र की एनडीए सरकार सभी राज्यों के साथ
चाहे वो किसी भी दल की क्यों न हो, मिलकर काम करेगी। इस चुनाव में जो बहुमत मिला वो बीजेपी को नहीं बल्कि एनडीए को मिला है। मतलब ये कि इस बार सरकार बीजेपी के नहीं बल्कि एनडीए के एजेंडा पर चलेगी। और एनडीए की तीनों बड़ी पार्टियों बीजेपी, टीडीपी और जेडीयू का अपना अलग एजेंडा है और उनका आपस में टकराव भी। मसलन बीजेपी का एजेंडा समान नागरिक संहिता है, जिससे टीडीपी और जेडीयू सहमत नहीं है। Whatever the manifesto, our manifesto is there, we will implement the manifesto. No, I think in our manifesto, our leader has given a promise. To that extent, there won't be any deviation as far as the state is concerned. वहीं जेडीयू के एजेंडा में जातिगत जनगणना सबसे अहम है, जिसमें बीजेपी को दिक्कत है और टीडीपी मुस्लिमों को 4% आरक्षण देना चाहती है। बीजेपी इसके भी सख्त खिलाफ है। जातिगत जनगणना करा करके, महिलाओं की साझेदारी करके, अति पिछड़ों को सम्मान दे करके उन्होंने अपनी श्रेष्ठता कायम रखी है। उसी का नतीजा है कि एनडीए में आज हम दूसरे नंबर पर संख्या के हिसाब से हाजिर हैं। Muslim reservation will be continue in Andhra. Yes, we will continue that. There is no problem at all. Muslim reservation will be continued. That all is. गठबंधन की राजनीति में अलग अलग पार्टियों के बीच विचारों का ऐसा टकराव बहुत सामान्य बात है। उस टकराव में सरकार टिकी रहे, इसका एक ही रास्ता है, समझौता। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी वहीं खड़ी है जहां वाजपेयी के वक्त थी। हालांकि पीएम मोदी और वाजपेयी दोनों की कार्यशैली में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए कोई नहीं जानता कि पीएम मोदी क्या फैसला करेंगे। सहयोगियों की शर्तों के सामने समझौता या फिर गठबंधन सरकार चलाने की चुनौती को अवसर में बदलने का चमत्कार। राजनीतिक गठबंधन हमेशा मजबूरी में ही किए जाते हैं, कभी अपनी पार्टी का वजूद बचाने के लिए तो कभी सत्ता में भागीदारी के लिए। लेकिन देश में जो पहला गठबंधन बना वो इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करने के लिए बना था। इमरजेंसी के दौर में सत्ता के सताए हुए तमाम विपक्षी दलों ने अपना अलग वजूद तक मिटा दिया। वो गठबंधन बेहद मजबूत दिख रहा था, लेकिन 2.5 साल में ही उसकी गांठें क्यों खुल गई? देखिए टेली सीरीज का एपिसोड मजबूरी, द डिस्कॉर्डेंट डील। राष्ट्रीय एकता तथा समरसता को बढ़ाएंगे। 23 जनवरी 1977, नई दिल्ली। भारत में उस दिन गठबंधन की राजनीति का पहला अध्याय लिखा गया। इमरजेंसी के दौर में सताए हुए सभी पार्टियों के नेताओं ने उस दिन संकल्प लिया कि वो अपने वैचारिक मतभेद भुलाकर एकजुट होकर इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ये कोई चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं था, बल्कि इंदिरा विरोधी पार्टियों और नेताओं का विलय था। कांग्रेस से अलग हुए मोरारजी देसाई की पार्टी कांग्रेस को, चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल, राजनारायण और जॉर्ज फर्नांडिस की सोशलिस्ट पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की पार्टी जनसंघ का विलय करके एक नई पार्टी बनाई गई। नाम रखा गया जनता पार्टी। इमरजेंसी के विरोध में कांग्रेस से बगावत करने वाले चंद्रशेखर को जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि महासचिव बनाए गए कर्नाटक के दिग्गज नेता रामकृष्ण हेगड़े और जनता पार्टी के प्रवक्ता बने जनसंघ के नेता लाल कृष्ण आडवाणी। फरवरी 1977 के पहले हफ्ते में इंदिरा सरकार के कृषि मंत्री जगजीवन राम भी जनता पार्टी के साथ आ गए। ऑफर देयर कोऑपरेशन टू द कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी।
आई तो हमारे को आजादी देंगे। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी 295 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। जनादेश मजबूत था और पार्टी की मजबूती पर भी किसी को शक नहीं था। सरकार बनाने की बात आई तो पीएम पद के 3 दावेदार सामने थे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। जनता पार्टी के सूत्रधार जयप्रकाश नारायण ने जब पीएम पद के लिए जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर से राय मांगी तो चंद्रशेखर का जवाब था कि मोरारजी देसाई के अलावा किसी को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। फैसला जेपी को करना था, जिन्होंने मोरारजी देसाई पर भरोसा जताया। 24 मार्च 1977, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की सरकार बनी तो अगले ही दिन जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ मोरारजी देसाई और उनकी कैबिनेट ने महात्मा गांधी की समाधि पर संकल्प लिया कि जनता पार्टी एकजुट रहकर शासन नहीं बल्कि भारत की जनता की सेवा करेगी। तथाकथित ने जो दिशा दिखाई है, लेकिन ये एकजुटता और जनता पार्टी का संकल्प ज्यादा दिन टिका नहीं। अलग अलग राजनीतिक विचारधारा वाले नेताओं का आपस में टकराव शुरू हो गया। सबसे पहले विद्रोह किया मोरारजी देसाई सरकार के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 30 जून 1978, नई दिल्ली। Future of the country is, the political future of the country is uncertain. Even the Janata Party may break. तो उन्होंने कहा खुद ही, चौधरी चरण सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी चरण सिंह संघर्ष जिंदाबाद, पूरे ठाकुर जिंदाबाद। जनता पार्टी के टूटने की शुरुआत 23 दिसंबर 1978 को हुई। चौधरी चरण सिंह ने दिल्ली के बोट क्लब पर करीब 10 लाख किसानों की रैली की। उनका आरोप था कि जनता पार्टी सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है और भारतीय लोकदल के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। जनता पार्टी को बचाने के लिए मोरारजी देसाई पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया। 24 जनवरी 1979, नई दिल्ली। मान मनोवल करके चौधरी चरण सिंह को दोबारा सरकार का हिस्सा बनाया गया। उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाकर वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम को तरक्की देकर उन्हें भी उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। देश की राजनीति में पहली बार 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए, लेकिन जनता पार्टी का आपसी झगड़ा सुलझा नहीं। 6 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता गया। जनता पार्टी की तकरार का फायदा उठाते हुए कांग्रेस ने 11 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। 28 जुलाई को मोरारजी देसाई ने अविश्वास पर वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया। दरअसल जनता पार्टी मूल रूप से 3 विचारधारा वाले दलों और नेताओं से बनी थी। कांग्रेस से आए नेताओं का एक गुट था, समाजवादी धड़ा अलग था और जनसंघ का हिंदूवादी खेमा अलग। सत्ता मिलते ही तीनों का आपस में टकराव शुरू हो गया। जनता पार्टी के समाजवादी नेताओं को कांग्रेसी पृष्ठभूमि वाले नेताओं से दिक्कत थी और जनसंघ के हिंदुत्व से भी। 1978 में समाजवादी नेता मधु लिमय ने यह मुद्दा उठा दिया कि जनसंघ के नेताओं ने जनता पार्टी में विलय के बाद भी आरएसएस से नाता नहीं तोड़ा है। दलील ये दी गई कि जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता की गुंजाइश नहीं है, इसलिए जनसंघ के नेताओं को या तो आरएसएस से नाता तोड़ना होगा या फिर जनता पार्टी से अलग होना होगा। जनसंघ के नेताओं का विवाद चल ही रहा था कि मोरारजी देसाई के इस्तीफे के साथ ही जनता पार्टी टूट गई। चौधरी चरण सिंह अपने समर्थक सांसदों के साथ अलग हो गए। उन्हें इंदिरा गांधी ने समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन सिर्फ 23 दिन बाद चरण सिंह को समझ में आ गया कि कांग्रेस ने उन्हें मोहरा बनाया है।
28 जुलाई 1979 को पीएम पद की शपथ लेने वाले चौधरी चरण सिंह ने 20 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। गठबंधन की राजनीति का ये पहला प्रयोग था, जिसका सबक यही था कि वैचारिक टकराव और कुर्सी की लड़ाई में मजबूत से मजबूत गठबंधन भी बिखर जाता है, क्योंकि गठबंधन चाहे जितना मजबूत हो, उसकी बुनियाद राजनीतिक मजबूरी पर ही टिकी होती है। ये कहावत आपने भी सुनी होगी कि काठ की हांडी चूल्हे पर एक ही बार चढ़ती है, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। तभी तो 1977 में पार्टियों के विलय का जो प्रयोग बुरी तरह नाकाम हुआ था, उसी प्रयोग को 1989 में फिर दोहराया गया। एक बार फिर अलग अलग पार्टियों ने विलय करके एक नई पार्टी बनाई। लगा कि जनता पार्टी का अनुभव काम आएगा और इस बार गठबंधन लंबा चलेगा। फिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया? देखिए गठबंधन का एपिसोड संघर्ष, द टर्बुलेंट टेन्योर। 11 अक्टूबर 1988, नई दिल्ली। भारत की राजनीति एक बार फिर 1977 की कहानी दोहराने जा रही थी। राजीव गांधी सरकार के खिलाफ विश्वनाथ प्रताप सिंह का संगठन जन मोर्चा, चौधरी देवीलाल की पार्टी लोकदल, हेमवती नंदन बहुगुणा की लोकदल पी, चंद्रशेखर की जनता पार्टी और चौधरी चरण सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने विलय करके नई पार्टी बनाई, जिसका नाम था जनता दल। ये प्रयोग बिल्कुल 1977 की जनता पार्टी जैसा ही था। जैसे इंदिरा गांधी को हराने के लिए तमाम पार्टियां अपने मतभेद भुलाकर जनता पार्टी के झंडे तले आई थीं, वैसे ही राजीव गांधी के खिलाफ जनता दल बनाने वाले नेताओं की भी आपस में नहीं बनती थी। चंद्रशेखर को वीपी सिंह पसंद नहीं थे, रामकृष्ण हेगड़े को चंद्रशेखर से दिक्कत थी, चौधरी अजीत सिंह को वीपी सिंह से परेशानी थी, तो चौधरी देवीलाल को चौधरी अजीत सिंह पसंद नहीं थे। फिर भी अपने मतभेद भुलाकर ये साथ आए, तो दूसरी पार्टियों ने भी 1989 के चुनाव में जनता दल के साथ गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया और सामने आया देश का पहला चुनाव पूर्व गठबंधन राष्ट्रीय मोर्चा। राष्ट्रीय मोर्चा में जनता दल के साथ बीजेपी, एनटी रामाराव की तेलुगु देशम पार्टी, करुणानिधि की डीएमके, असम गण परिषद और लेफ्ट फ्रंट सब शामिल थे। बीजेपी ने सीटों का समझौता किया, लेकिन यह शर्त भी रख दी कि वो सरकार में शामिल नहीं होगी। नवंबर 1989 में लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस 195 सीटों पर अटक गई, जबकि जनता दल ने 142 सीटें जीती थी। बीजेपी की 85 और लेफ्ट फ्रंट की 53 सीटों के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनने का रास्ता साफ था। लेकिन प्रधानमंत्री पद को लेकर जनता दल में भी जबरदस्त ड्रामा हुआ। चंद्रशेखर नहीं चाहते थे कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। जनता दल का नेता भी चौधरी देवीलाल को चुना गया, लेकिन चौधरी देवीलाल ने अपना पद वीपी सिंह के हवाले कर दिया। The meeting was held in the Odisha Bhavan and it was said that Devilal will become the Prime Minister. I don't want to go into it, but I did not concede. I did not want BP Singh as the Prime Minister of this country. 2 दिसंबर 1989, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो उसी दिन ये सवाल खड़ा हो गया कि गठबंधन की ये सरकार कितने दिन चलेगी। वजह यह थी कि शपथ ग्रहण से चंद्रशेखर नदारद थे। महज 1 साल के अंदर जिन चौधरी देवीलाल ने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया था, उन्होंने भी वीपी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वीपी सिंह और चौधरी देवीलाल के टकराव की वजह बने चौधरी देवीलाल के पुत्र ओम प्रकाश चौटाला, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में विवादों में घिरे थे। वीपी सिंह को अंदाजा लग गया था कि उनकी सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, लिहाजा अगले चुनाव की जमीन तैयार करने के लिए उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का ऐलान कर दिया। इसके 1 महीने के अंदर राम मंदिर आंदोलन की धार तेज करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा शुरू कर दी। बिहार में जनता दल के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार कराया
तो बीजेपी को राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से समर्थन वापस लेने का बहाना मिल गया। नवंबर 1990 आते आते वीपी सिंह के पास जनता दल के गिने चुने सांसदों और लेफ्ट फ्रंट के अलावा किसी का समर्थन बचा नहीं था। वो लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव हारे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसी मोड़ पर कांग्रेस ने एक बार फिर वही दाव आजमाया जो उसने जनता पार्टी के खिलाफ आजमाया था। राजीव गांधी ने वीपी सिंह के घोर विरोधी चंद्रशेखर से संपर्क साधा और उन्हें समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनवा दिया। जनता दल टूट चुका था। ऐसे में चंद्रशेखर समाजवादी जनता पार्टी बनाकर सत्ता में आए। जनता दल टूटा और उसी से निकले दलों ने 1990 के दशक के बाद देश की राजनीति की दशा और दिशा तय की। साल 1996 गठबंधन की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। चुनाव में बहुमत किसी को नहीं मिला था, लेकिन कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टियां बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। एक बड़ा अजीब संकट उस वक्त सामने आया जब सरकार बनाने में जुटे गठबंधन को ढूंढे से भी प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। कैसे सुलझा ये संकट और क्या हुआ नतीजा, देखिए हमारा ये एपिसोड प्रयोग द फेल्ड एक्सपेरिमेंट। नौ मई 1996 नई दिल्ली। भारतीय राजनीति में असमंजस का अभूतपूर्व दौर उसी दिन शुरू हुआ। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने थे, लेकिन सरकार किसकी बनेगी और कैसे बनेगी यह तस्वीर साफ नहीं थी। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के 161 सांसद जीते थे। कांग्रेस 140 सीटों पर अटक गई थी और यूनाइटेड फ्रंट यानी 13 पार्टियों के गठबंधन को मिली थी 111 सीटें। As we are the single largest party, it is our right and duty to explore the possibilities of forming a government. I concede that Congress is not likely to get majority. चुनाव नतीजों के बाद यूनाइटेड फ्रंट किसी भी तरह बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना चाहता था। कांग्रेस से समर्थन की बातचीत चल ही रही थी कि राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। इस बात से लेफ्ट फ्रंट के नेता भड़क गए। एच.डी. देवगौड़ा की बायोग्राफी लिखने वाले सुगत श्रीनिवास राजू ने अपनी किताब में लिखा है, यूनाइटेड फ्रंट और लेफ्ट फ्रंट के नेता जब राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा से मिलने पहुंचे तो सीपीआई महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत बहुत गुस्से में थे। उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि क्या इसीलिए हमने आपको राष्ट्रपति बनाया कि आप आरएसएस को सत्ता में ले आए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में चाय पीने तक से इनकार कर दिया। बीजेपी को भी मालूम था कि बहुमत उसके पास नहीं है, फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई तो यूनाइटेड फ्रंट की बेचैनी बढ़ गई। चिंता यही थी कि कहीं उसके गठबंधन के साथी बीजेपी के पाले में ना चले जाएं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और 13 दिन बाद ही वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा। यूनाइटेड फ्रंट को कांग्रेस ने समर्थन की हरी झंडी भी दे दी क्योंकि उसे बीजेपी को सत्ता से दूर रखना था। अब संकट यूनाइटेड फ्रंट के सामने था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पीएम ढूंढने की जिम्मेदारी लेफ्ट फ्रंट के नेता ज्योति बसु को सौंपी गई। चूंकि यूनाइटेड फ्रंट में सबसे बड़ी पार्टी जनता दल थी, इसलिए पूर्व पीएम वीपी सिंह के नाम पर चर्चा शुरू हुई। ज्योति बसु को वीपी सिंह पर भरोसा नहीं था, फिर भी उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं को वीपी सिंह का मन टटोलने उनके घर भेजा। एच.डी. देवगौड़ा के मुताबिक जब मैं डीएमके प्रमुख करुणानिधि, टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू, मुरसोली मारन और कुछ अन्य नेताओं के साथ वीपी सिंह के आवास एक राजाजी मार्ग पहुंचा तो दुआ सलाम के बाद वीपी सिंह ने चाय नाश्ता मंगवाया। फिर वीपी सिंह घर के अंदर गए। बाहर लॉन में हम लोग इंतजार करते रहे। करीब 2 घंटे बाद वीपी सिंह की पत्नी बाहर निकली। उन्होंने बताया कि वीपी सिंह कहीं चले गए हैं और उन्होंने संदेश भेजा है कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं हैं।
वीपी सिंह के इनकार के बाद ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला हुआ, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। काफी माथापच्ची के बाद ज्योति बसु ने ही सुझाया कि एचडी देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया जाए। उस वक्त देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। 1 जून 1996, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय देवेगौड़ा को मालूम था कि दिल्ली में उनका दौर बहुत लंबा नहीं चलने वाला। जब उन्हें सरकार बनाने के लिए दिल्ली बुलाया गया, तब उन्होंने कर्नाटक में अपने प्रमुख सचिव एसएस मीनाक्षी सुंदरम को सीएम आवास बुलाया। देवेगौड़ा ने प्रमुख सचिव सुंदरम से कहा, आप भी दिल्ली चलने की तैयारी कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय में हों। हमारा कार्यकाल बहुत लंबा नहीं होगा, इसलिए आप परिवार को मत ले चलिए। मैं भी परिवार लेकर दिल्ली नहीं जाऊंगा। हम सिर्फ एक सूटकेस लेकर दिल्ली चलेंगे। वही हुआ। सिर्फ 10 महीने बाद कांग्रेस ने देवेगौड़ा सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दी, तो 21 अप्रैल 1997 को देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देवेगौड़ा सरकार के मंत्री रहे सीएम इब्राहिम ने बाद में दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को देवेगौड़ा से दिक्कत थी। केसरी को लगता था कि अगर देवेगौड़ा लंबे समय तक पीएम बने रहे तो दक्षिण भारत में वो कांग्रेस के लिए वैसी ही चुनौती बन जाएंगे जैसे उत्तर भारत में चौधरी चरण सिंह बन गए थे। देवेगौड़ा के बाद यूनाइटेड फ्रंट में प्रधानमंत्री पद के लिए नए दावेदार की तलाश शुरू हुई। चर्चा मुलायम सिंह यादव के नाम की थी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इसमें अड़ंगा डाल दिया। अंत में इंद्र कुमार गुजराल के नाम पर सहमति बनी, लेकिन यूनाइटेड फ्रंट में तब तक सत्ता का टकराव सतह पर आ चुका था। इसी बीच राजीव गांधी हत्याकांड की जांच कर रहे जैन आयोग की रिपोर्ट में डीएमके प्रमुख करुणानिधि का नाम आया, तो कांग्रेस को गुजराल सरकार से समर्थन वापस लेने का बहाना मिल गया। 11 महीने बाद इंद्र कुमार गुजराल की सरकार भी गिर गई। राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है कि इसमें संभावनाओं के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। साल 2004 के चुनाव में यही हुआ। एनडीए अपराजय मानी जाती रही थी, लेकिन सत्ता की बत्ती जली कांग्रेस के खेमे में और सत्ता की चाबी थी कांग्रेस के घोर विरोधी लेफ्ट फ्रंट के हाथों में। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट साथ आ गए, ये भूलकर कि गठबंधन में सरकार बनाने की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या थी वो कीमत? देखिए टेली सीरीज का एपिसोड बंदरबार, द अनब्राइडल्ड यूनिटी। तेरह मई 2004। भारतीय राजनीति का सबसे सनसनीखेज चैप्टर उस दिन पूरा हुआ। 2004 का चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाले इंडिया शाइनिंग के मुद्दे पर था। सामने थी सोनिया गांधी की कांग्रेस, जो खुद के दम पर लड़ने की हालत में भी नहीं थी। गठबंधन की सरकारें गिराने में माहिर कांग्रेस ने 11 पार्टियों का गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। एनडीए की सरकार बनने की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन चुनाव नतीजों ने सब कुछ पलट दिया। कांग्रेस 145 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसके गठबंधन यूपीए को मिली 218 सीटें। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने की चाहत में लेफ्ट फ्रंट और समाजवादी पार्टी ने बिना देर किए यूपीए का समर्थन कर दिया। यूपीए को बहुमत दिलाने के लिए लेफ्ट फ्रंट का समर्थन ही काफी था और लेफ्ट फ्रंट सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार था। 15 मई 2004, संसद भवन, नई दिल्ली। कांग्रेस और यूपीए के संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी को नेता चुन लिया गया। अब सरकार बनाने का दावा भर पेश करना था। सोनिया गांधी अगली प्रधानमंत्री बनेंगी, इसे मानने के लिए बीजेपी के तमाम नेता तैयार नहीं थे।
कि अगर श्रीमती सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो उधर उनकी शपथ होगी और इधर मेरा त्यागपत्र होगा, और ये लड़ाई मैं एक भिक्षुणी के तौर पर लड़ूंगी, जिसमें मैं रंगीन वस्त्र उतार कर केवल श्वेत वस्त्र धारण करूंगी, सफ़ेद साड़ी धारण करूंगी, अपने केश कटा दूंगी। सरकार अभी बनी नहीं थी। दिल्ली के लुटियन जोन में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था, जिसका क्लाइमेक्स अभी बाकी था। 18 मई 2004। One thing has always been clear to me, and that is, as I have often stated, that the post of Prime Minister has not been my aim. I was always certain that if ever I found myself in the position that I am in today, I would follow my inner voice. Today, that voice tells me I must humbly decline this post. सोनिया गांधी ने पीएम पद ठुकरा दिया। इस खबर पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आसमान सिर पर उठा लिया। सोनिया को पीएम पद पर समर्थन देने वाले लेफ्ट फ्रंट के नेताओं ने मामला संभाला। Of course, we have to accept the Prime Minister because it will be the Congress Party's decision. If initially Congress Party had selected somebody else, we would have accepted. There is no question of it. इस तमाशे का अंत मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ, और उसी के साथ शुरू हुआ गठबंधन की सरकार चलाने का कांग्रेस का प्रयोग। सरकार का चेहरा तो मनमोहन सिंह थे, लेकिन पावर सेंटर ढेर सारे। यूपीए में शामिल हर पार्टी का नेता अपने मंत्रालयों का सुपर प्राइम मिनिस्टर बन चुका था, और ये चर्चा आम थी कि मनमोहन सिंह सिर्फ कठपुतली पीएम हैं, जिनकी बागडोर सोनिया गांधी के हाथों में है। साल 2008 आते आते लेफ्ट फ्रंट को एहसास हुआ कि जिस कांग्रेस का विरोध करके उसने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की है, उसी कांग्रेस का समर्थन करके वो बंगाल में तेजी से अपना जनाधार गंवा रही है। 2007 में पश्चिम बंगाल में सिंगूर, लालग्राम और झारग्राम में आंदोलन करके ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने लेफ्ट फ्रंट की नाक में दम कर दिया था। आखिरकार अमेरिका से परमाणु करार का बहाना मिला और लेफ्ट फ्रंट ने यूपीए से समर्थन वापस ले लिया, लेकिन उससे सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 16 मई 2009। साल 2009 के चुनाव में कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरी। 1991 के बाद पहली बार उसे 200 से ज्यादा सीटें मिली थीं, लेकिन इस मजबूती की कलई भी उसी के बाद खुलती चली गई। यूपीए 2 के कार्यकाल में एक के बाद एक घोटालों की परतें सामने आने लगी। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, कोयला घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला,